हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब ये इमर्जेंस में आया, कैसे कैसे इसका स्टेटस चेंज हुआ टाइम के साथ, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली भी आप समझेंगे, साथ में आप डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सभी सिलेबस को मैं पूरा सिलेबस जो है वो अपने चैनल पे कवर कर रही हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सारी वीडियोस एक ही लिंक में, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप अपना सब्जेक्ट पूरा कवर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम की अगर हम बात करें तो हमें एक टाइमलाइन सबसे पहले दी गई, जिसमें हमें बताया गया कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप बढ़ता है वैसे वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टेटस भी चेंज होता है। तो 1819 से 1930 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्टेटस था वो एक वेलफेयर ऑफिसर का स्टेटस था, जिसमें एक कह सकते हैं कि इसका जो स्टेटस था वो लो लेवल का स्टेटस था। 1914 से 1939 में एचआरएम का जो स्टेटस था वो सिर्फ और सिर्फ लेबर को मैनेज करने के लिए होता था। लेबर को मैनेज करने का मतलब क्या कि वर्कर्स की वेजेस, वर्कर्स की सैलरीज, वर्कर्स से रिलेटेड इश्यूज, सिर्फ यही काम किया जाता था लेबर मैनेजर के द्वारा। 1945 से 1979 में एक मैनेजमेंट नाम दिया गया इसको, जिसको बोला गया पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि ऐसा मैनेजर जो पर्सन्स को मैनेज करे, ऐसा मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज करता है। उसके बाद इसको एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 1980 से 1990 में स्टेटस ये था, और आज एट प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ह्यूमन कैपिटल भी बोला जाता है। एचआर को बिज़नेस का पार्टनर भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को बिज़नेस का पार्टनर भी बना दिया जाता है आज के टाइम पे। तो अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे। अभी हमने ये चार्ट को समझा, जो आप अपने एग्ज़ाम में बनाएंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। अब बात करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम इन इंडिया, मतलब इंडिया में कैसे कैसे एचआरएम इवॉल्व हुआ। तो एचआरएम की जो इंडिया में जड़ें थी, रूट्स थी, वो 1920 से 1930 में आने लगी, जब एक रॉयल कमीशन बनाई गई। और रॉयल कमीशन किस लिए बनाई गई थी? लेबर, जो मज़दूर है कंट्री में, उनकी सिचुएशन को एग्ज़ामिन करने के लिए। तो एक कमीशन रेकमेंड, अब उस कमीशन, रॉयल कमीशन ने क्या रेकमेंड किया कि लेबर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, और कुछ अदर चेंजेस उन्होंने बताए। तो उन चेंजेस में उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, जो भी रॉयल कमीशन ने चेंजेस सजेस्ट किए थे उससे हुआ क्या, एक स्टैंडर्डाइजेशन आया, और एक कह सकते हैं कि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। मतलब वो एक ऐसा पहला स्टेप था जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब जो पर्सन्स को मैनेज करे। ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन होने लगा, मतलब ट्रेड यूनियंस बनने लगी, विद द क्लोज लिंक विद पॉलिटिकल लीडर्स लाइक महात्मा गांधी। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का भी काफ़ी हाथ रहा है एचआरएम की इवोल्यूशन में। महात्मा गांधी ने अफेक्ट किया इंडस्ट्रियल वर्कर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स भी अफेक्ट हुए इस चीज़ से। तो दिस ट्रांजिशन मेड एन एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अवेलेबल टू द इंडस्ट्री। जब ये ट्रांजिशन आया, जब ये चेंज आया, तो इससे हुआ क्या, इससे सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंडस्ट्री में अवेलेबल होने लगे, और एक रूरल और लेस एजुकेटेड वर्कर्स में भी डिसिप्लिन आया। मतलब गांव के और जो कम पढ़े लिखे वर्कर्स हैं उनमें भी एक डिसिप्लिन आया। तो इस टाइम में हुआ क्या, लेबर मैनेजमेंट होने लगा। जितने भी डिस्प्यूट्स किए जाते थे उनको होते थे, मतलब उनको सेटल किया जाता था। और उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ही कह सकते हैं देयर वर प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हु पर्सनली स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। मतलब एक ऐसा कह सकते हैं ट्रांजिशन आया था जिसमें एम्प्लॉयर्स भी जो थे वो एम्प्लॉयज़ की पर्सनली टेक केयर करने लगे। टाटा स्टील ने क्या इंट्रोड्यूस किया, टाटा स्टील ने इंट्रोड्यूस किया सर्विसेज ऑफ वेलफेयर मेजर्स फॉर एम्प्लॉयज़। मतलब
कि एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, कुछ स्टेप्स लिए। और मतलब कह सकते हैं कि जब कानून में उस चीज़ को मैंडेटरी भी नहीं बनाया गया था, उससे पहले ही टाटा स्टील ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी थी कि उनको एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। तो जब आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस वेरियस चेंज टुक प्लेस इन दी पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए पर्सनल मैनेजमेंट अप्रोच में। इससे क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स इकोनॉमी की पॉलिसी आई। मिक्स इकोनॉमी का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि सारा काम सरकारी कंपनियां नहीं करेंगी, सरकारी कंपनी भी चलेगी और प्राइवेट काम भी किया जाना चाहिए। तो जब ये मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बात करें तो वर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स एंड रिसीव्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में थे उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हुआ करते थे और उनको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलती थी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसका जो मूवमेंट हुआ, ट्रेड यूनियंस का जो एग्जिस्टेंस आया, तो इससे क्या हुआ, पर्सनल सिस्टम इमर्ज होने लगा। तो वर्कर्स जो हैं वो अब ज़्यादा अवेयर होने लगे अपने अधिकारों के बारे में, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लग गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। मतलब वर्कर्स को कह सकते हैं कि लंबे लंबे टाइम तक और कम वेजेस में उनसे काम नहीं करवा सकते, उनका एक्सप्लॉयटेशन वो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को उनके अधिकार पता लगने लगे। HRM फंक्शन इन दी डिकेड्स ऑफ 70s और 80s की अगर हम बात करें तो इसमें पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटस आया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का आया और लेबर वेलफेयर का भी आया। मतलब ये तीनों चीज़ों पर ध्यान दिया जाने लगा। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज ए राइज ऑफ मैनेजरियल यूनियनिज्म वेयर नॉन वर्कर विदाउट यूनियन राइट्स जॉइन टू फॉर्म एसोसिएशन। मतलब उसी सेम पीरियड में क्या हुआ, एक मैनेजरियल यूनियनिज्म आया जिसमें कि जो नॉन वर्कर्स हैं, मतलब कि ऐसे वर्कर्स जिनको यूनियन राइट्स नहीं है, दैट एक्टेड एज प्रेशर ग्रुप। मतलब इससे क्या हुआ, लेबर्स के बीच में भी प्रेशर बिल्डअप होने लगा और मैनेजरियल यूनियंस जो हैं वो एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द पब्लिक सेक्टर। और मैनेजरियल यूनियन ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर पे भी प्रेशर बनाने लगे वो। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि नॉन वर्किंग स्टाफ को भी मैनेज करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो इस फेस में इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, टूल्स एंड टेक्निक्स अडॉप्ट करी जिससे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। और अगर हम बात करें 1980s से क्या हुआ, तो HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने लगा। डिफरेंट फेजेस आए और बहुत सारे फैक्टर्स थे जिससे कि HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होने लगा। जैसे कि क्या, एक वेलफेयर अप्रोच होनी चाहिए वर्कर्स के प्रति, वो लाई गई। एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब कि कानून के भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर हो। गवर्नमेंट पॉलिसी आई लेबर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो भी इंट्रोड्यूस की गई। ट्रेड यूनियंस बनी, मैनेजमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, HRM इसीलिए बोला गया। इकोनॉमी भी चेंज हुई, जैसे कि बताया कि मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट आया। तो इससे क्या हुआ, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे वो बिज़नेस में थे एज वेल एज नॉन बिज़नेस थे, उन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो बनाए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इवोल्यूशन का टॉपिक, जो आप लिख सकते हैं कि इंडिया में कैसे HRM का इवोल्यूशन हुआ, और ये टाइमलाइन आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।